व्यवधान करना और किसी भी हद तक चुटकी लेना, ये दोनों में अंतर है। चुटकी स्वीकार है और चुटकी इतनी भारी पड़ती है कि शायद गालियों से भी ज्यादा असर करती है। वो दोनों को करती है, करने वाले को भी करती है, सुनने वाले को भी करती है, और पूरे सदन पर उसका असर होता है। और इसलिए आज हम इस बात का जरूर, मेरी अपेक्षा तो यही है कि हम संवाद को बेहतर बनाएं। आलोचना सुनने की हमें भी हिम्मत होनी चाहिए, और आलोचना करने की आपकी जितनी धार होगी वो सरकार को और इस राज्य के विकास को दोनों को मदद करेगी, बात आप मान कर सकते। और इसलिए कई फर्क करना है तो हम ये कर सकते हैं कि अहंकार और स्वाभिमान के बीच के फर्क को हमें तय करना होगा, प्रेम और वासना के बीच के अंतर को तय करना होगा, ममता और मोह के बीच के अंतर को तय करना होगा, न्याय और अन्याय के बीच की रेखा बहुत बारीक है, विरोध और समर्थन के बीच के अंतर को फर्क करना होगा, और ये बारीक रेखा मनुष्य के विवेक पर निर्भर करती है। 1990 के पहले संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर को स्थान नहीं था, ये आपकी भूल है। और इसलिए मुझे लगता है कि महापुरुषों के साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ में अगर भेदभाव हुआ है, इतिहास किसी की मर्जी से लिखा नहीं जा सकता, इतिहास किसी की मर्जी के आधार पर चल नहीं सकता। इतिहास आईना दिखाता है आने वाली पीढ़ी को, गलतियां कोई भी करे वो लिखी जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा विकास सिर्फ विकास नहीं है, हमारा विकास विरासत के साथ विकास है। कांग्रेस की अगर जो सबसे बड़ी भूल है अध्यक्ष महोदय, विरासत का अपमान करना है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जिन सदनों में होकर आते हैं, और जो बात कैलाश जी ने कही थी कि आप 4 सदनों के प्रतिनिधित्व करने वाले पहले विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मेरे लिए सब समर्थन करना जरूरी नहीं है। मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है कि जब महामहिम राज्यपाल का पहला अभिभाषण सदन सुनता है, उसी समय यह तय हो जाता है कि आने वाले 5 साल में किस दिशा में जाने वाले हैं। सरकार अपना मंतव्य बताती है, लेकिन सदन को भी यह तय करना होगा कि हम किस नियत और नीति के साथ इन 5 सालों में अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। ये बात मेरे लिए जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। जो पहली बार इस सदन के भीतर आए हैं वो आज से ही अपनी धारणा बनाएंगे कि सदन कैसे चलेगा। पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बहस होगी वो व्यक्तिगत होगी या संस्थागत ऊंचाइयां देने के लिए होगी। आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? यदि देश के प्रधानमंत्री इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम 2047 का विजन रखते हैं और आने वाले 5-7 सालों के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले 3 स्थानों पर होगी। जब उन्होंने ये बात कही थी तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन पता नहीं चला अभी पूरे 10 साल नहीं हुए हैं और हम 4थी अर्थव्यवस्था के पायदान को पार कर गए हैं। अभी 7 साल हमारे पास बाकी है। मुझे लगता है इस पर तो हर भारतीय को गर्व होगा। हम किसी हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यदि मध्य प्रदेश देश के अव्वल राज्यों में नहीं होगा तो शायद ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, मेरे भाषण करने का तरीका किसी को खुश करने का नहीं होता। मैं मध्य प्रदेश सुंदर राज्य, इससे कोई असहमत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के पास में संसाधन है, इससे कोई असहमत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सामने संभावना है, इससे कोई असहमत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के पास ये चीजें और भी जगह हो सकती है, लेकिन जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में सप्लाई चेन का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई हो सकता है तो वो मध्य प्रदेश हो सकता है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। और इससे बड़ी बात जो होती है, जो महामहिम ने अपने एक बिंदु में कही भी है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू था, शांति का टापू है और शांति का टापू रहेगा। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि आप अन्य राज्यों में जाइए, क्षमा करिए चाहे सरकार किसी की भी हो, क्या वहां नस्ली भेद नहीं है? क्या वहां भाषाई भेद नहीं है? लेकिन मध्य प्रदेश ऐसी धरती है जहां पर हर जाति धर्म का व्यक्ति अपनी आजादी के साथ रहता है, नौकरी करता है और उसके बाद उस पर कभी उंगलियां नहीं उठती। हम नौकरियों के सवाल को जब पैदा करते हैं और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो क्या बाकी राज्यों को मिसाल के तौर पर आप नहीं देखते, तुलना नहीं करते? और इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की छवि के अनुरूप, उसकी संभावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर हमें संकल्प दोहराना, आलोचना हो सकती है। जब आप इस बात पर आलोचना करते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम क्यों लिया जा रहा है, 14 बार मुख्यमंत्री का नाम लिया है, 28 बार उनका नाम ले लिया, मैं आपसे विनम्रता के साथ कहता हूं, मैं देश केंद्रीय मंत्री रहा हूं, जब मिलिट्स की बात आती है
ये आंकड़ा मैं सिर्फ नए सदस्यों की जानकारी के लिए दे रहा हूं, वरिष्ठों से तो मैं सीखने के लिए आया हूं। लेकिन जो पहली बार चुनकर आए उनको पता होना चाहिए कि वो अन्न सिरियन जो दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन था, उसको गरीबों का खाना बनाने वाले कौन थे। रावत साहब, आप जहां से आते हैं, आप श्रीअन्न के उस स्थान पर बैठे थे जहां सर्वाधिक उत्पादन होता था। इसे गरीब का खाना बताकर हमको दिशाहीन बनाने वाले लोग कौन थे, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया भारतीय खान पान, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय वेशभूषा, इन सबके तरफ भी अग्रसर हो रही है। और आज पूरी दुनिया आपसे मिलेट्स मांग रही है। आज भी दुनिया में 40% सिरियन पैदा करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। और उसमें जो आपका स्थान है मध्य प्रदेश का, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर। पूरी दुनिया आपसे मांग रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें एक बार पलट कर देखना होगा। गलतियां हमने कर ली, इसलिए उसको चलने देंगे। मुझे लगता है अध्यक्ष जी, इस बारे पर सदन में विचार होना चाहिए। मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, हम साथ पढ़ते थे, उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने सदन में, लोकसभा में भी उनकी बातों का उल्लेख किया। उसमें एक बात लिखी थी, पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब नहीं देने पड़ते, लेकिन जब मैं भाषण सुनता हूं तो हम उन्हीं बातों का उल्लेख करते हैं और जवाब मांगते रहते हैं। हम नई दिशा में आगे बढ़ने की बात करें, आगे चले, तो कहीं जाकर लगेगा कि नहीं, हम ठीक तरीके से आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहानी किसी की आलोचना के लिए नहीं, लेकिन जो हम बारीकियां जो हम कई बार छोड़ देते हैं उसके लिए है। अध्यक्ष जी, ये महाभारत की सत्य कथा है कि जब सारा संवाद हो गया, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, कृष्ण ने उनको तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन तैयार हुए और सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जो वृक्ष दिख रहा है वहां जाना, वहां पर एक घोंसले में 4 अंडे रखे हैं एक पक्षी के, उसको निकालना और इतनी दूर रखकर आना जहां पर युद्ध कितना ही भीषण हो, उसका ताप इन अंडों पर पड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन उद्वेलित हो गए, क्रोधित हो गए कि जब मैं आपसे कह रहा था कि युद्ध में लाखों लोग मरेंगे, परिजन समाप्त होंगे, तब तो आपने मुझे युद्ध के लिए तत्पर किया। लेकिन आज आपको पक्षी के अंडे दिख रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि आप उसको दूर रखकर आइए। तब कृष्ण ने जो बात कही थी वो हम सबके लिए मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि जो युद्ध के लिए तत्पर है उनके मरने और उनके जीने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिसका युद्ध से सरोकार ना हो, अगर उसका नुकसान होता है तो ये हिंसा है। हिंसा और अहिंसा के बीच का ये फर्क सिर्फ इसी बात से तय होता है। अध्यक्ष महोदय, हम विरोधी हैं, हम विरोध के पक्ष में बैठे हैं, आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन व्यवधान करना और किसी भी हद तक चुटकी लेना, ये दोनों में अंतर है। चुटकी स्वीकार है और चुटकी इतनी भारी पड़ती है कि शायद गालियों से भी ज्यादा असर करती है। वो दोनों को करती है, करने वाले को भी करती है, सुनने वाले को भी करती है, और पूरे सदन पर उसका असर होता है। और इसलिए आज हम इस बात का जरूर, मेरी अपेक्षा तो यही है कि हम संवाद को बेहतर बनाएं। आलोचना सुनने की हमें भी हिम्मत होनी चाहिए, और आलोचना करने की आपकी जितनी धार होगी वो सरकार को और इस राज्य के विकास को दोनों को मदद करेगी, ये बात आप मानकर चलना। और इसलिए कई फर्क करना है तो हम ये कर सकते हैं कि अहंकार और स्वाभिमान के बीच के फर्क को हमें तय करना होगा, प्रेम और वासना के बीच के अंतर को तय करना होगा, ममता और मोह के बीच के अंतर को तय करना होगा, न्याय और अन्याय के बीच की रेखा बहुत बारीक है, विरोध और समर्थन के बीच के अंतर को फर्क करना होगा, और ये बारीक रेखा मनुष्य के विवेक पर निर्भर करती है। और मैं बड़ी गर्व के साथ कहता हूं, ये हमारे स्वयं के संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम किस परिवेश में पले बढ़े हैं, उसके बाद ये तय होता है कि हमारी भाषा क्या होगी। अध्यक्ष महोदय, और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से साथ कहता हूं, जब हमारे प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, जब मैं भाषण करता हूं, चाहे सदन में करूं या जनता के बीच में करूं, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें भविष्य के पीढ़ी के बारे में जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमको बाकी जिंदगी वहीं गुजारनी है। पत्र का दूसरा हिस्सा ये भी था, और मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि हमेशा हमें भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए
क्योंकि हमें सारी जिंदगी भविष्य में गुजारनी है। अगर मुझे मेरी उम्र ज्यादा है तो मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में मुझे सोचना होगा कि उसकी जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी। जो अगर ये ध्येय हमारे भीतर है, लेकिन अगर मुझे ही बने रहने का लालच है, तो फिर ना तो मैं किसी आगे वाले पीढ़ी की चिंता करूंगा, शायद खुद के भविष्य की चिंता करूंगा। ये फर्क जरूर है। और इसलिए जब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि यदि गरीब कल्याण हमारा पहला पायदान है, तो गरीब कल्याण के लिए जो कुछ भी सरकारें करती है उसका अभिनंदन होना चाहिए। अगर आप 5 करोड़ लोगों की बात करते हो कि गरीब अन्न योजना के तहत उनको अनाज मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, तो फिर आपको भी पलट कर देखना होगा। आप भी सरकारों में रहे हैं, मैं तो तुलना की गारंटी देता हूं। आप हमारी आलोचना भर मत करिए, आप अपनी सरकारों की भी तुलना करिए कि आप भी सरकार में थे तो आपने क्या किया, और उसके बाद जनता फैसला करेगी। अगर मैं दूसरा पायदान है महिला सशक्तिकरण का। आपको लगता है कि हम अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पहली सीढ़ी थी जब हमने शौचालय दिया, दूसरी पीढ़ी थी जब हमने उज्ज्वला दिया, तीसरी पीढ़ी थी जब हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, चौथी पीढ़ी थी जब जल जीवन मिशन का पानी उसके घर में पहुंचाया, लेकिन और उसके बाद 5वीं पीढ़ी थी कि हमने उसको महिला आरक्षण दिया सदनों के भीतर। लेकिन यहां पर काम बंद नहीं हुआ। ये वोट का खेल नहीं है। हम 2000 साल पहले आपको इतिहास पलटकर बताना चाहते कि आपने भी पढ़ा होगा, मैं आपको अनपढ़ नहीं मानता। आप में भी विद्वान लोग हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा है। इतिहास कोई बदल नहीं सकता। इतिहास 2000 साल पहले का कहता है, आदिगुरु शंकराचार्य के पहले, कि मात्र सत्ता से संचालित होने वाला देश है। ये मुगलों की गुलामी ने हमको इस परिवेश में लाकर खड़ा किया कि हमारी बेटियां, हमारी बहुआं पर्दे के पीछे गई, चहरदीवारी के पीछे गई। आप इस कलम को ढोना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो मात्र सत्ता की सर्वोच्चता अब स्थापित नहीं हो जाएगी। ये सांस्कृतिक विरासत है। और इसलिए मुझे लगता है कि कई बार हमें लगता है, और आप हमारी आलोचना करेंगे कि आप तो रूढ़िवादी हैं, मुद्दों से हटा देते हैं। नहीं साहब, हम विकास चाहते हैं, लेकिन विरासत के साथ चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश में माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विद्वान सदस्य बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हरित क्रांति का नारा भी कांग्रेस ने दिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था, श्वेत क्रांति का भी दिया। मातृशक्ति की जहां बात कर रहे हैं, पूर्व में यत्र नारंस्तु पूजते रमनते तत्र देवता वाली बात हमेशा कही गई है। मैं तो ये चाहता हूं, मातृशक्ति को मजबूत करना है तो ये सदन प्रस्ताव करे कि विधानसभा लोकसभाओं में आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। ये प्रस्ताव करके केंद्र सरकार को दिए। अध्यक्ष महोदय, और पंचायतों का आरक्षण, नगर पालिका, नगर पंचायतों का आरक्षण, ये कांग्रेस के समय में किया था। पंचायत अधिनियम पूरा मैंने ही बनाया था, उस समय आरक्षण हमने ही दिया था। हाँ, 33% को बढ़ाकर 50% आपने किया है, इस बात से मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि हम मांग के लिए यहां पर चर्चा में नहीं खड़े। जब मांग की बात आएगी, पैसे मांगे चाहे अधिकार मांगे, अपन बात करेंगे। आज पहला दिन है और हम राज्यपाल के अभिभाषण पर बात कर रहे हैं। और जो बात मैं कह रहा था कि जब मैं ये कहता हूं हमारा विकास विरासत के साथ है, जो आपने गलती की आजादी के बाद, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप पलट कर देखना, आज आप महापुरुषों की बात करते हैं। मैं सदन का सदस्य 1989 में बनकर पहुंचा था। 1990 के पहले संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर को स्थान नहीं था। ये आपकी भूल है। और इसलिए मुझे लगता है कि महापुरुषों के साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ अगर भेदभाव हुआ है, इतिहास किसी की मर्जी से लिखा नहीं जा सकता। इतिहास किसी की मर्जी के आधार पर चल नहीं सकता। इतिहास आईना दिखाता है आने वाली पीढ़ी को। गलतियां कोई भी करे वो लिखी जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा विकास सिर्फ विकास नहीं है, हमारा विकास विरासत के साथ विकास है। कांग्रेस की अगर जो सबसे बड़ी भूल है अध्यक्ष महोदय, विरासत का अपमान करना है। आपने, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश जैसी धरती पर, जहां पर 1000 साल पुराने, 1200 साल पुराने, 1500 साल पुराने हमारे स्थान हैं, मैं पूछता हूं, आप इतने लंबे समय सरकार में रहे, आपने उनको क्या किया?
नहीं, मुझे लगता है कि पर आप जवाब आपके जो हमारे महापुरुष अम्बेडकर के बारे में कांग्रेस ने अपमान किया, आप खड़े हुए मैं इसको विलोपित कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं रामनिवास जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित करवा। प्रश्नकाल नहीं है, उनको प्रश्नकाल नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने कानून मंत्री भी हमने बनाया, बोलेंगे, बाकी लोग आपने कहा है, उनको लोग भी बोलेंगे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, रावत जी, आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हो, बार बार बोल रहे हो। ओ भैया, एक मिनट आप लोग ध्यान से भाई, उमंग सिंह जी, रामनिवास जी, इनको भी तो समझा दो जरा। एक मिनट आप अभी समझा रहे थे, दो चुनाव हराए आपने, कांग्रेस ने हराए दो चुनाव बाबा साहब को। जो राजू रावत जी, आपने हराया कांग्रेस ने दो चुनाव बाबा साहब को। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज प्लीज, वरिष्ठ सदस्य और ऐसे मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ये प्रश्नकाल नहीं है। यदि किसी तरफ से कोई बात आ भी रही है तो हमारी तरफ से बहुत सारे दूसरे सदस्य बोलने वाले हैं, तो वो लोग उसका जवाब दे सकते हैं। हम वाद विवाद करेंगे, प्रश्न जैसे माननीय करेंगे तो अध्यक्ष टाइम भी लगेगा और बात भी नहीं मेरा होगा। आपसे निवेदन है कि जब आप कल व्यवस्था दे चुके हैं तो माननीय विद्वान सदस्य को भी आप कह सकते हैं। नहीं, कल उस पर व्यवस्था आ गई है। चलो कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रतिपक्ष का से आग्रह करता हूं कि जब भी कोई वरिष्ठ सदस्य खड़ा होगा हमें सुनना चाहिए, तो मैं सम्मान से बैठा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी हमारे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 48 बिंदु अध्यक्ष महोदय, तो उतना तो मैं नहीं बोल सकता, कुछ बिंदु चयनित बिंदु ही बोलने होंगे। लेकिन जब टिप्पणियां ये की जाती है तो मैं कहता हूं कि जातिवाद की बातें तो सदन के भीतर बहुत हुई है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने नई जातियों की बात की है कि हमारा गरीब हमारी एक जाति हो सकती है, महिला, युवा और चौथा किसान, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी किसान है। लेकिन किसानों के लिए जो चीजें हुई हैं, क्या उस पर हम सदन में चर्चा करेंगे और उसमें हम कभी बेसी ढूंढे, वो जरूरत पड़े तो कोई ऐसे सुझाव दे ताकि उनको और सुधार करके हम आगे बढ़ सके। और इसलिए मैं वही कह रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने देखा है। मैं जिन मंत्रालयों के सदस्य, अब आपने कहा कि स्कूलों में इतने में पानी नहीं, ये आंकड़ा पुराना है। यहां हर दिन मीटर चलता है, सरकार कांग्रेस की राज्यों में हो या भारतीय जनता पार्टी का हो। भारत सरकार अपने आंकड़े नहीं देती, राज्य सरकारों से आंकड़े लेती है। और मुझे गर्व है कि जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था अध्यक्ष महोदय, तब कुल 13 करोड़ 27 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। तब स्कूलों में, अस्पतालों में, ग्राम पंचायत भवनों में कहीं पर भी 30% से ज्यादा पानी का कनेक्शन नहीं था। लेकिन आज राज्य में जहां कांग्रेस की भी सरकार होगी वहां भी पलट कर देखिए कि 80% से कम का आंकड़ा नहीं है जहां पर पानी पहुंचा था। उस समय कुल 13% के पास पानी था। और आज जब मैं सदन में भाषण कर रहा हूं, उस समय 73% परिवारों के पास देश में पानी है। मैंने ये नहीं कहा कि इस राज्य में या उस राज्य में। और ये मीटर अगला जब मैं भाषण दूंगा तब तक ये आंकड़ा बदल चुका होगा। जब कल आप वेबसाइट देखेंगे तो आंकड़ा बदल जाएगा। इस प्रशासनिक काम करने के तरीके को, इसका अभिनंदन होना चाहिए। ये कार्य प्रणाली ऐसी है जो सिर्फ आश्वासन नहीं देती। आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात की है, हमें पहले जानने की कोशिश तो करनी चाहिए। पहले जनता नेता के दरवाजे पर जाती थी, जनप्रतिनिधियों के पास जाती थी। आज सरकार कह रही है एक बार जाइए, सरकारी अमला भी जाएगा, जनप्रतिनिधि भी जाएंगे। जरा देखिए कोई गरीब रह तो नहीं गया जिसके सिर के ऊपर पक्की छत नहीं है। ये ढूंढने के लिए है, ये वोट के लिए नहीं है। क्या इस समीक्षा के लिए आप तैयार नहीं है? यही तो आप अपना अधिकार मानते हैं। विपक्ष का अधिकार ये है कि आप कमियां ढूंढकर सरकार के सामने रखते हैं। अरे सरकार ही कमियां ढूंढने के लिए निकली है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का संकल्प है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं और इसलिए अगर विधायक कांग्रेस का और नहीं जाएगा, ये आपकी गलती होगी लोकतंत्र में। हम सबकी जिम्मेदारी है गरीब आदमी को अधिकार देना। हम सबकी जिम्मेदारी है कमजोरियों को ढूंढना। इस सच्चाई को आप इंकार नहीं कर सकते कि सरकारें आपकी भी रही है, लेकिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकार छीने गए हैं। हमारा प्रशासनिक अमला होने के बावजूद भी, हमारा कानून होने के बावजूद भी उसे हक नहीं मिला। क्या ये सच्चाई नहीं है?
ऐसे हजारों उदाहरण आपके पास भी होंगे, ऐसे हजारों उदाहरण मेरे पास भी हैं। और क्योंकि हमने जब राजनीति शुरू की थी तो विरोध की राजनीति थी, लेकिन आज जो विकास का पैमाना हमारे सामने है, इस गति को बरकरार रखना या इस गति को आगे बढ़ाना या इसे रोकना, ये 3 विकल्प हैं हम सबके सामने। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हम गति को और आगे बढ़ाएं, गति को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जब वो अपेक्षा करते हैं मध्य प्रदेश से कि ये प्रदेश देश की राज्यों की श्रेणी में 5 साल बाद ही सही नंबर 1 पर पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि सिर्फ हम नहीं, आप भी गौरवान्वित होंगे और यही हम भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा सही योगदान होगा। भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की बात आएगी। ये सदन ने कैसे कामकाज किया, सरकारें कामकाज करती हैं उसका भी मूल्यांकन होता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन सदन कैसे कामकाज करता है इसका भी मूल्यांकन होता है। ऐसा नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते। आज की नौजवान पीढ़ी एक एक चीज को देखती है। कल तक तो जो हम अखबार में छपते थे तो वही लोग जानते थे, अब तो जो अखबार में छप नहीं पाता उसके पैसे करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। ये वो जमाना है, ये तकनीक का जमाना है। ये तकनीक हम सबको वो अवसर देती है कि हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदार रहें। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर का लाभ लेकर मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार संसद सदस्य बना था तो सद्य अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे कुछ बात कही थी, आपके माध्यम से कम वो नए सदस्यों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप चुनकर आए हो तो एक बात का ध्यान रखना कि जितनी वोटें एक लोकसभा क्षेत्र में होती है उतनी सभी में होती है, कम 5-10% कम ज्यादा होंगी। यहां बैठा हुआ प्रत्येक विधायक उन्हीं 2.5 लाख 3 लाख मतदाताओं के बीच से चुनकर आया है। हमारी हैसियत किसी की कम और ज्यादा नहीं है। आप मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन किसी की हैसियत ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे नेता ने मुझसे कहा था सबकी हैसियत एक है, उतनी ही वोटों से लोग चुनकर आए हैं, कुछ तो उसमें होगा। तो ध्यान रखना, बोलने का मौका भले ना मिले नए होने के नाते, लेकिन सुनने का मौका तुम्हारे पास है, उसे कभी छोड़ना मत। दूसरा उन्होंने बात मुझसे कही थी, आसंदी जो डिवीजन नंबर तय करेगी उसके अलावा किसी की सीट पर बैठना नहीं, वो पीछे भी हो सकती है सबसे आखिरी में। तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि आसंदी और सदन जब तुम बोलो तो तुम्हें सुने, और जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो आसंदी की नजर सीधी उसी कुर्सी पर जाए। ये अधिकार, ये विश्वास और ये संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने मुझसे कही थी, ये जो बैल है इसमें कभी मत जाना। मुझे गर्व है, मैं अपने जीवन में 9 चुनाव लड़ चुका हूं, 6वीं बार जीता हूं। मैं अपने नेता की बात पर कायम हूं, मैंने अपवाद स्वरूप भी कभी इसमें पैर नहीं रखा। व्यवधान करना गलत है लोकतंत्र में, चुटकी लेना, टिप्पणी करना सही है। हम सुधारने के लिए भी कर सकते हैं, विरोध करें लेकिन उसमें इतना विनोद हो कि सदन भी प्रसन्न हो, जनता भी उस बात को देखे। मैं अपने प्रथम बार आने वाले सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं, ये छोटी चीजें हैं लेकिन आदमी को बड़ा बना देती हैं, और इसलिए सदन कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। मैं सभी प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहूंगा कि हम कई बार हमें लगता है कि हमें विरोध के लिए विरोध करना है, ये प्रवृत्ति की बात है। और इसलिए मैं रूस के एक लेखक लियो टॉल्स्टॉय, बहुत बड़े लेखक थे, मैं उनकी इस कहानी के साथ में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। उनकी मां राजघराने से थी। लियो टॉल्स्टॉय लेखक थे और उनकी मां को नाटक देखने का बहुत शौक था, तो जहां पर भी नाटक हो तो वो नाटक देखने के लिए जाती थी, और जब जाती थी तो वहां रोती भी थी। कोई भावनात्मक कोई उदाहरण हो या फिर वो रोते रोते घर भी वापस आती थी। लियो बार बार इस घटना को देखते थे। एक दिन एक कड़कड़ाती ठंड में रूस में एक नाटक हुआ, तो उनका जो ले जाने वाला सारथी था, क्योंकि उस समय मोटर गाड़ियां नहीं थी, तो उसमें हाँकने वाला जो सवार रहता है ताना, वो हाँक रहा था और वो रोती जा रही थी, वो लौट के घर जा रही थी। लेकिन वो बाहर बैठा था तो ठंड में मर गया। वो रो रही थी नाटक देखकर। दूसरा ताना चलाने वाला आया, उनको लेकर घर आ गया। लियो के सामने वो घटना सामने आई। लियो ने कहा, नाटक देखकर मां तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन तुम्हारा तांगा सवार मर गया, उस पर तुम्हारे आंसू नहीं आए।
ये घटनाओं को कहना और घटनाओं को अनुभूत करना। हम किसी घटना से प्रभावित हों, किसी पात्र से प्रभावित होते हैं, लेकिन वास्तविक घटना से प्रभावित ना हो, ये दुराव समाज के बीच में चलेगा नहीं। और इसलिए मुझे लगता है संवेदनशीलता ये कहती है कि हम खाली नाटक न करें, हम वो अभिनय से मुक्त होकर सत्य घटनाओं की तरफ आगे बढ़े। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश को ऊंचाइयां देने वाला है। हम भारत सरकार के सहयोग से, अपने विचार की ताकत से, हमारा संकल्प है। जनता के बीच में हम जो लेकर गए थे वो बातें, चाहे अनाज खरीदने के हों या घर तक पानी के पहुंचाने के हों, हम वोट के लिए नहीं करते, ये हम पूरा करके बताएंगे। आप लाडली बहना की बात कर रहे हो, हम लखपति बहना बनाकर बताएंगे। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूं और इसलिए मुझे लगता है कि जो समूहों की चर्चा की गई है, आप भी जानते हैं, आप भी गांव के परिवेश से, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से आता हूं। प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 24 लाख लघु उद्यमी काम करते हैं, हम 2 लाख लघु उद्यमियों को छांटे और उनको तकनीक भी दें और पैसा भी दें। 10,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने रखा था। कोई रोड मैप नहीं था अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज मुझे गर्व है कि आज चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सोसाइटी चलाता हो, चाहे समूह चलाता हो और चाहे एफपीओ चलाता हो, उसके पास में विकल्प है। उसे तकनीक का साधन भी मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है। और आज आपकी आंखें भी देखती होंगी कि जिनको हमने चेहर दीवारी में बंद किया था, आज वो स्वाभिमान के साथ धन कमाकर अपने परिवार में भी अपना सम्मान कायम कर रही हैं। ये यात्रा चलती रहेगी और मुझे लगता है मैं फिर से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए और सदन को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.